हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ के रिलेटेड जितने भी सिंपल और जैसे भी नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम हो सकते थे इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज ऑफ नीट एक एक करके हमने समझने की कोशिश की और कूलॉम्स लॉ को ठीक ठाक तरीके से समझा। बट उसमें एक दिक्कत ये है कि जब हम लिख रहे होते हैं F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एक बात की तरफ हमारा ध्यान कभी गया नहीं कि असल में फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम जो लिख रहे हैं वो सिंपली इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर इसके डायरेक्शन का भी सेंस हो कोई, तो फिर कूलॉम्स लॉ में क्या चेंजेस आएंगे। सो बेसिकली हम लोग कूलॉम्स लॉ को उसके एज इट इज वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं। सो मान लीजिए कि अपने पास दो चार्ज है, एक पहला Q1 और दूसरा Q2। तो जो Q1 को जिस पोजीशन पे रखा गया उसका पोजीशन वेक्टर है R1 और Q2 को रखा गया है R2 वेक्टर पर। थोड़ा सा Q2 पे जाते हैं। अब Q2 को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा वो Q1 की वजह से होगा। बट बेसिकली ये एक प्लस चार्ज है और ये भी एक प्लस चार्ज है, तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन कहीं इधर होगा। सिमिलरली इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें, पहला मान लीजिए ये वेक्टर R2 है और ये R1 है। सो बेसिकली जो अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसके हिसाब से अगर ध्यान से देखिए तो ये डायरेक्शन यानी इधर की डायरेक्शन R21 हो सकती है। सिमिलरली इधर की डायरेक्शन जो है वो R12 हो सकती है। करेक्ट। तो अगर आप थोड़ा इस F21 को ध्यान से देखिए तो F21 असल में R12 की डायरेक्शन में है। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू, मुझे हालांकि कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर वन ड्यू टू टू लिख रहा हूँ तो मुझे मिलेगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। अब थोड़ा सा कुछ आपको पुरानी बातें रिकॉल कराएंगे, जैसे कि आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर। एक जनरल बात जो अपने को पता होनी चाहिए, खैर ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें और कुछ बातें बताता हूँ आपको। अगर आप इसको ऐसे लिखो कि Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर यानी मॉड, दैट इज वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई R21 का मॉड। तो बेसिकली हम अभी लिख रहे हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बट अगर आप थोड़ा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यानी जो अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये है हमारा R2 वेक्टर और ये है हमारा R1 वेक्टर। और हमको चाहिए क्या, हमको R21 चाहिए। ध्यान से देखिएगा R21, यानी हमारे हिसाब से जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो अगर हम R2 प्लस R21 लिखें, सो बेसिकली ये हो जाता है R1। दैट मीन्स R21 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारे हिसाब से ये हो गया F ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21। बट अगर आप मॉड लिख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम चाहे R21 का मॉड लिखें या R12 का मॉड लिखें तो बात उसका एक ही होता है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विच सिंपली मीन्स कि अगर आप फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लिख रहे हो, दैट मीन्स ये हो जाता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 Q इंटू R1 माइनस R2।
एक सिंपल सी चीज जो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये क्या चीज लिखा हुआ है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, कि F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का मॉड क्यूब और इंटू R1 माइनस R2। सिमिलरली अगर आप F21 लिखोगे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स R2 माइनस R1। इस पूरे कहानी को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक क्यूब है और इस क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर पर एक चार्ज रखा हुआ है। यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, क्यूब और यहाँ भी क्यूब, हर जगह। और हर एक के लिए हमने डिस्क्राइब कर रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स को। तो हमें बताना है कि ए पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो पहली बात, अब अगर ए को ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर 7 अलग अलग मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर 2 फोर्सेस होते या 3 फोर्सेस होते तो हम उनके मैग्नीट्यूड को लिखकर उनके समेशन को यानी वेक्टर सम को लिख देते और बात थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन 7 फोर्सेस और इतने ज्यादा मल्टीपल फोर्सेस को एक साथ ऐड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ज्यादा अच्छा होता है कि थोड़ा वेक्टर वाला अप्रोच लिया जाए। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज पॉइंट ए पर कितने लोग चार्ज फोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला 1 क्रिएट कर सकता है, 2 क्रिएट कर सकता है और 3, 4, 5, 6, 7 यानी जितने भी ऐसे पॉइंट मार्क्स है सबकी वजह से कोई ना कोई इंडिविजुअल फोर्स आएगा। चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1। फिर से वही पुरानी बात कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1 मतलब के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए माइनस आर वन का क्यूब और इंटू आर ए माइनस आर वन। तो आर ए माइनस आर वन कितना हो जाएगा, 0 माइनस ये अपना आर ए मतलब कितना हो, 0,0,0 दैट इज 0 माइनस ए के कैप, दैट इज माइनस ऑफ ए के कैप। तो अगर आप इसका मॉड लिखेंगे तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो उसका जो मॉड लिखने का तरीका होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट। सो बेसिकली अगर आप ए के का मॉड लिखेंगे दैट इज ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो फर्स्ट हमारा जो फोर्स बन गया एफ ऑफ ए ड्यू टू 1, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए के क्यूब इंटू माइनस ए के। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू के। पहली बात। दूसरा हमारा जो फोर्स है यानी इस पर 2 की वजह से, तो सबसे पहले एफ उससे लिखने से पहले हम लोग आर ए टू देख लेते हैं। तो आर ए टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर ए माइनस आर टू। याद रखें आर ए माइनस आर ए टू नहीं होता है, लेकिन चूंकि अपने को जरूरत है आर टू की, इसलिए हम इसे ऐसा लिख रहे हैं। तो 0 माइनस ए जे कैप माइनस सॉरी 0 माइनस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो अगर इसका मॉड लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज रूट 2a। तो ओवरऑल अगर सॉल्व करोगे तो आप ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2a क्यूब और इंटू माइनस ए ऑफ जे कैप माइनस ए के कैप। सो बेसिकली टोटल सॉल्व करने के बाद ये आ जाता है। बेसिकली टफ क्वेश्चन नहीं बट लेंदी है थोड़ा। सिमिलरली ए पर थर्ड की वजह से यानी ये वाला फोर्स, ठीक बात है। तो कैलकुलेट करते हैं, यानी बेसिकली अपने को फिर से क्या लिखना पड़ेगा, ए थ्री मतलब 0 माइनस थर्ड का कोऑर्डिनेट देखिए ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप ये। तो बेसिकली इसका मॉड अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, रूट 3a। तो वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे अपने पास ये वाली वैल्यू आएगी दैट इज माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 3a स्क्वायर इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली फोर्थ चार्ज जो कि अपना है कहाँ पर, यहाँ, यानी ए आई कैप प्लस ए के कैप, ए आई कैप प्लस ए के कैप। और अगर इसका मॉड लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज रूट 2a। हो गया। सिमिलरली अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपको ये बात मिल जाएगी। और देखते हैं A5 की वजह से, यानी ए पर 5 की वजह से। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या है, आर ए माइनस आर फाइव लिखना। तो आर ए माइनस आर फाइव मतलब 5 वाला कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ है दैट इज ए ऑफ आई कैप। तो ए ऑफ आई कैप का मॉड लिखोगे तो ये हो जाएगा ए, और टोटल जो ओवरऑल फॉर्मूला होता है वो हो जाता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब
इंटू माइनस ए ऑफ आई कैप, ए से ए कैंसिल हो गया है और बचा कितना, माइनस के क्यूब माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू आई कैप। सिमिलरली छठा जो फोर्स है वो ए पर सिक्स पॉइंट की वजह से, तो ये आप सॉल्व करोगे फिर से अपने को वही लिखना पड़ेगा आर ए माइनस आर सिक्स दैट इज दिस मच। तो वापस इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट टू ए और वैल्यूज रख के यहाँ तक पहुंच गए। सिमिलरली सेवंथ जो फोर्स होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ए माइनस आर सेवन और इंटू आर ए माइनस आर सेवन। तो ये जो क्यूब है उसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो आर ए माइनस आर सेवन, अब अपना सेवंथ कोऑर्डिनेट कहाँ है, सेवंथ कोऑर्डिनेट मतलब ये ए ऑफ जे कैप, तो ए ऑफ जे कैप हो गया। अगर इसका मॉड लिखेंगे वापस तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ए। ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा। खैर, बट एक चीज अपने को जो समझना है कि सुपर पोजिशन अपना क्या कहता है। अगर आप वन को देख रहे होते, ए को सॉरी उस वाले पॉइंट को, तो पहला फोर्स इधर से था, दूसरा कहीं इधर से था, एक कहीं इधर से था, एक कहीं इधर से था, बट उसमें बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे थे। तो अपना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी में बहुत ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो, मल्टीपल फोर्स, तो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होता है, ध्यान रखिएगा वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम नहीं, अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम में बहुत अंतर होता है। तो वेक्टर सम जैसे जैसे बस सबका ऐड कर दीजिए, यानी एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए वन वेक्टर प्लस एफ ए टू वेक्टर प्लस एफ ए थ्री वेक्टर प्लस एफ ए फोर डॉट 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 सेवन तक। तो ओवरऑल सॉल्व करोगे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कोई बहुत टफ काम नहीं है, बट जो बात समझने वाली है वो ये है कि आपको दो चीजें लिखने आना चाहिए। पहला तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, और अगर ये ना भी पता हो तो आप बस एक चीज याद रख लीजिए कि अगर हमें R12 की वजह से यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू लिखना है तो बेसिकली हमको जो वेक्टर चाहिए वो R1 माइनस R2 वेक्टर चाहिए। और उसका मॉड कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मान लीजिए वेक्टर ये लास्ट में जहाँ पर मैंने आपको थोड़ा समझाया ये वाली बात कि अगर कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो अगर इसका टोटल अगर मॉड निकालेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस मच वी हैव टू नो अबाउट दिस। एक चीज तो जो दो बातें याद रखने वाली है, पहला ऐसे क्वेश्चंस में सुपर पोजिशन के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा एक तो बस थोड़ा कोशिश करिए कि आसानी से जैसे जैसे आप पोजीशन वेक्टर लिख सकें वो चीज। दूसरा ये कि कई बार ऐसा होगा कि आप इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिर्फ उलझाया हुआ रहता है, उसके मैक्सिमम कंपोनेंट या तो कैंसिल हो जाते हैं या तो आपस में ही सबमर्ज्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है सामने आपके, क्वेश्चन सब लोग पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है कि 12 चार्ज आर पोजिशन एट द डायल ऑफ अ वॉल क्लॉक सच दैट द चार्ज q is at position 1, 2q at 2, 3q at 3 and so on। यानी बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि जहां जहां जस्ट अ सेकंड लेट्स चेंज द कलर। तो मान लीजिए ये 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग q, इसके करस्पॉन्डिंग 2q, इसके करस्पॉन्डिंग 3q, इसके करस्पॉन्डिंग 4q, यहाँ 5q, 6q, 7q, 8q, 9q, 10q और 11q और 12q। एक चीज, अब बीच में यहाँ कोई इन्होंने चार्ज रख दिया यूनिटी, बेसिकली q इक्वल्स टू 1, और हर एक का जो डिस्टेंस दे दिया वो 1 दे दिया। अब पूछा हुआ कि बताओ इस पे जो सेंटर पे चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना होगा। पहली बात, अगर सिमेट्री होता तो हम आसानी से कह देते कि 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी सिमेट्री है, वाई एक्सिस में भी सिमेट्री है, तो हर तरफ से फोर्सेस बराबर हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अब दो तरीके हैं, या तो हम ये समझें कि अगर आप बीच में इस जो q इक्वल्स टू 1 पे फोर्स देखोगे तो आपको 12 फोर्सेस के कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट एक चीज थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अगर आप थोड़ा अलर्ट होके देखो तो यहाँ q इक्वल्स टू 1 है और यहाँ 6 है, इधर 12 है। सिमिलरली यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 11, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 4। बट एक चीज जो नोटिस करने वाली है कि हर अपोजिट पेयर के बीच में 6 का डिफरेंस आता है। बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक यही है। तो मैं आपको इसी प्रॉब्लम में ही समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन के थ्रू, आई मीन इसी डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको दिखाता हूँ क्या चक्कर है ये। जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट पे कंसिडर कीजिए, तो 12q की वजह से जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा और 6q की वजह से कहीं जो होगा वो इधर होगा।
तो अगर सब कुछ सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब इधर जो फोर्स होता है वो कुछ 12F जैसा होगा और इधर जो होगा वो 6F जैसा होगा। यानी ज्यादा किधर है, नीचे की तरफ। यानी 6F किधर आ गया, नीचे की तरफ। 6F फोर्स आ गया नीचे। सिमिलरली अगर आप ये 11 और 5 को देखें, यानी 11Q और 5Q, तो फिर से वही बात है कि 11Q कहीं इधर लग जाता है, यानी 11F कहीं इधर लग जाता है और 5F कहीं इधर लग जाता है, यानी रिजल्टेंट किधर है, इधर की तरफ। दैट इज ये हो गया। और ये भी 6F। सिमिलरली थोड़ा सा और देखते हैं इसको। 10 और 4 यहाँ भी देखेंगे तो इधर कितना 4F और इधर कितना 10F, दैट इज 6F रिजल्टेंट। वो थोड़ा सा अपने को एंगल का ध्यान रखना है। याद रखिएगा कि ये 6-12 की वजह से है, ये 11 और 5 की वजह से है, ये 10 और 4 की वजह से है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 और 9 की वजह से जो मिलेगा वो कहीं इधर मिलेगा, दैट इज 6F। सिमिलरली अब बारी है 7 की और 1 की, यानी 7 और 1 की। तो 7 और 1 का भी सेम एक कंपैरिजन होगा कि जो 1F है वो कहीं इधर काम करेगा, F कहीं इधर काम करेगा और 7F कहीं इधर काम करेगा, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, उधर की तरफ। दैट इज अगर आप इसको अपना रेफरेंस लाइन बनाते तो आप पाते कि पहला जो अपना काम कर रहा है वो 6F इधर की तरफ कर रहा है। सिमिलरली 8 और 2 की वजह से तो कहीं वो इधर काम कर रहा होगा 6F। पहली बात ये अपना मेन काम था। अब थोड़ा एक और चीज देखते हैं। पूरे जो क्लॉक का रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में 12 जो होते हैं डिविजन होते हैं, दैट इज एक डिवीजन होता है 30 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 और ये भी 30। ठीक। अब थोड़ा अगर अलर्ट होके देखो, मैं थोड़ा इसमें अलग अलग पेन से मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला 6F और ये वाला 6F, इनके बीच में जो टोटल एंगल है वो है 120 डिग्री। तो 6F और 6F का जो रिजल्टेंट 120 डिग्री पर होता है, आपको पता होना चाहिए कि FF का रिजल्टेंट 60 डिग्री 120 डिग्री पर। मैं आपको एक रफली निकाल के दिखाता हूँ। f² + f² + 2f इंटू एफ कॉस 120। तो कॉस 120 का मतलब होता है -1/2। तो बेसिकली सब कैंसिल होकर बचता कितना है, एफ स्क्वायर, दैट इज एफ। ठीक है। तो यानी एक तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट आया वो कहीं इधर आ गया, यानी 6F इधर की तरफ। अब बचा अपने पास थोड़ा और दूसरा कलर लेते हैं। अब एक बचा ये वाला और ये वाला, और इनके बीच में जो टोटल एंगल है वो है 60 डिग्री। तो एफ एफ का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे कितना होता है, f² + 2f² cos 60 डिग्री। तो cos 60 का मतलब कितना हो गया 1/2, दैट इज √f² + f² + f², यानी √3f। ये आया अपना। सिमिलरली इधर जो एक काम कर रहा होगा वो काम कर रहा होगा 6√3f। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाओगे कि ये वाली तो जो एक्सिस है वो अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाली जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। यानी दिस इज करस्पॉन्डिंग टू -j कैप एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू आई कैप। दैट इज अपना जो रिक्वायर्ड आंसर हुआ वो हुआ 6F + 6F, यानी टोटल कितना हो गया 12F। दैट इज 12F + 6√3f आई कैप -6f j कैप। तो जैसा इन्होंने बताया हुआ है कि सब कुछ आप चार्ज वगैरह को एकदम यूनिटी कंसीडर करो, दैट इज हमारे लिए जो f की वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए 1। दैट मीन्स कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाता है 12 + 6√3 आई कैप -6 j कैप। दैट मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय आप थोड़ा सोचना सीखें
कि हमारी एक बेहतर थॉट प्रोसेस से ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सो आई थिंक अपने इस टॉपिक के लिए यानी वेक्टर फॉर्म के लिए दिस मच इज एनफ। तो अगर इतने से आप ध्यान से देखोगे एक बार तो समझ जाओगे, और ये दो क्वेश्चन एनफ है इस बात को समझाने के लिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, अगर मल्टीपल फोर्सेस होंगे तो कैसे काम करेंगे उस पर, या अगर कोई ऐसा सिमेट्रिकल सिस्टम है तो उस पर कैसे कैसे सोचेंगे कौन कौन से फोर्सेस कैंसिल हो सकते हैं और कौन कौन सा रिजल्टेंट हमें कैसे कैसे मिल सकता है। सो थैंक यू एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं कि कूलॉम्स लॉ किसी कंटिन्यूअस बॉडी पे कैसे एक्ट करता है। सो थैंक यू।